नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका कंप्लीट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 जो शीत युद्ध का दौर है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसमें 1939 से 1945 के बीच में जब द्वितीय विश्व युद्ध था उसके बाद कैसे शीत युद्ध का दौर आया। शीत युद्ध का दौर 1945 से लेकर 1991 तक चला, तब तक जब तक कि यूएसएसआर का विघटन नहीं हो गया। तो आज देखते हैं। चलिए, सबसे पहले ये जो दो गुट था, दो महाशक्तिशाली देश थे, कौन? यूएसए और यूएसएसआर, जो उसमें कैसे कैसे कौन कौन से उसका जो विचारधारा था उसके बारे में पढ़ेंगे कि यूएसएसआर के बाद पूंजीवाद का विचारधारा था और रूस के बाद कौन सा समाजवाद का विचारधारा था। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा एक बार देख भी लेंगे कि कौन सा देश कहाँ पे स्थित है, क्योंकि उसके देश के बारे में हमको जानकारी लेना है, पढ़ना भी है। तो रूस यहाँ पे जो कौन सा ये एशिया यूरोप महादेश है उसके अंतर्गत रूस हमारा देश आ जाएगा, और जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका महादेश के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, चलिए। और जो महादेश आपको पता नहीं होगा यहाँ पे ऐसे बता देते हैं कि ये वाला क्षेत्र कौन सा है, एशिया महादेश। ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है इसमें, ये वाला एशिया महादेश यहाँ पे, और ऊपर वाला जो हिस्सा कौन सा है, यूरोप महादेश। ये कौन सा, अफ्रीका महादेश, और ये उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, और ये दक्षिण अमेरिका, और ये कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये बात। और ये कौन सा है, ये अंटार्कटिका महादेश है। ठीक है, चलिए फिर हम देखेंगे इसमें कि कैसे ये दो देश, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, जर्मनी उस समय हार के कगार पे था, तो जो मित्र राष्ट्र वाले संघ थे, जो देश थे जिसमें 4 शक्तिशाली देश था, रूस, अमेरिका, अफ्रीका, और रूस, अमेरिका, फ्रांस, और कौन सा इसमें, जो रूस था, अमेरिका और ये जो फ्रांस था, इन्होंने किस प्रकार से जर्मनी को विभाजन करके अपने पास लेकर रख दिया। ठीक है, जैसे उसमें जो जर्मनी का विभाजन किया गया उसमें इन सभी 4 शक्तिशाली देशों को बंटवारा किया गया। ठीक है, उसी के समय से जब रूसवाद में जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे उनका विस्तार किसके तरफ, पश्चिमी क्षेत्रों की तरफ होने लगा। और वहीं जो अमेरिका था, वो जो पूंजीवादी विचारधारा था, वो चाहता था कि समाजवादी विचारधारा पश्चिमी क्षेत्रों की तरफ ना फैले। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे कि समाजवादी क्या है, समाजवादी विचारधारा क्या है। तो 1917 में रूसी क्रांति के समय, 1917 में रूसी क्रांति के समय समाजवाद का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। जब रूसी क्रांति हुई थी तो उस समय क्या हुआ था, यह समाजवाद शब्द का या समाजवाद का स्थापना किया गया था। समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है। यहीं पे समझ लीजिए कि समाजवादी जो विचारधारा है वहां पे उत्पादन और वितरण का साधन पर नियंत्रण किसका होता है, राज्य का होता है। और जो साम्यवादी सरकार होती है, समाजवादी और साम्यवादी, उसमें राज्य का निर्माण नहीं होता है, डायरेक्ट वो शासन चलाता है, वो जनता के नेतृत्व से चलाता है। ठीक है, राजा, सैनिक या निजी व्यक्ति के पास कोई संपत्ति का अधिकार नहीं होता है इसमें, समाजवादी व्यवस्था में। और उसके बाद इसका कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स प्रमुख क्या थे, समाजवादी विचारधारा के लोग थे। और पूंजीपति वर्ग को इसमें समाप्त कर मतलब किया जाता है। समाजवादी विचारधारा पूंजीपति वर्ग को नहीं मानता है डायरेक्ट, और पूंजीपति वर्ग में एक डायरेक्ट इसका विपरीत हो जाएगा यहाँ पे कि ये क्या होता है, समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण ना होकर डायरेक्ट उसका शासन का नियंत्रण हो जाएगा। राजा, सैनिक और निजी व्यक्ति के पास कोई स्वामित्व का जो इसमें अधिकार नहीं है। यहाँ पे स्वामित्व का अधिकार किसके पास होगा, एक निजी व्यक्ति के पास, एक खास व्यक्ति के पास उसका स्वामित्व का अधिकार हो जाएगा। और पूंजीपति वर्ग को यहाँ पे और बढ़ावा दिया जाएगा पूंजीवादी विचारधारा में। ठीक है, आगे चलते हैं। यही है समाजवादी और पूंजीवादी। जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे कौन थे, यूएसएसआर। ठीक है, यूनियन सोवियत ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक, और यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। शीत युद्ध क्या है, तो आज फिर देखेंगे कि शीत युद्ध किसे कहते हैं। ठीक है, तो शीत युद्ध देखते हैं कि शीत युद्ध किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम अपने मेन टॉपिक के पास आए हैं कि शीत युद्ध का दौर था, उसमें शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध का दौर कितने से कितने के बीच में चला, 1945 से लेकर 1991 तक। तो जानेंगे कि शीत युद्ध क्या है। तो शीत युद्ध कोई वास्तविक युद्ध नहीं है, बल्कि इसमें केवल युद्ध की संभावनाओं बनी रहती है। जैसे कह रहा है क्या कि शीत युद्ध कोई वास्तविक युद्ध नहीं है। ठीक है, इसमें केवल युद्ध की संभावनाएं बनी रहती है, इसमें संघर्ष एवं तनाव की स्थिति रहती है।
केवल इसमें संघर्ष और तनाव का स्थिति रहता है, युद्ध का भय रहता है, हमले की आशंका रहती है। इसमें युद्ध का भय रहेगा, सब सोचेगा कोई भी देश के अचानक यहाँ पे हमला हो सकता है, लेकिन हमला होगा नहीं। युद्ध रक्त यहाँ पे कह रहा है कि परंतु वास्तव में कोई रतरंजी युद्ध नहीं होगा, यहाँ पे केवल वाक युद्ध होगा, मतलब बोलचाल वाली युद्ध होगी। यहाँ पे कोई रक्तरंजी युद्ध नहीं होगा, यहाँ पे ऐसा युद्ध नहीं होगा जिससे रक्त का प्रवाह हो, ऐसा केवल बोलचाल से होगा। तनाव की स्थिति रहेगी, हो लगता है कि आने वाले कल में, मतलब आज ना कल कैसे हो सकता है, युद्ध हो सकता है, लेकिन ऐसा युद्ध की स्थिति नहीं होगा। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के बाद से सोवियत संघ के विघटन तक अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच तनाव की स्थिति शीत युद्ध की संज्ञा दी गई है। मतलब शीत युद्ध मतलब बोला गया है, कैसे क्यों बोला जाता है शीत युद्ध, क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसके बाद से सोवियत संघ मतलब यूएसएसआर और अमेरिका में जो तनाव की स्थिति आई, उसी को हम शीत युद्ध का दौर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शुरू होने के कारण क्या क्या थे शीत युद्ध का शुरू होने का कारण? ठीक है, इसमें था महाशक्ति बनने का हो। शीत युद्ध का पहला कारण क्या था? महाशक्ति बनने का हो। जैसे इसमें दो महाशक्तिशाली देश थे, यूएसएसआर और यूएसए, वो दोनों महाशक्ति बनने के होड़ में थे कि कौन सा देश सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा, हथियार की हो। यहाँ पे सभी देश, क्योंकि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो शक्तिशाली मित्र राष्ट्र थे वो क्या कर रहे थे, युद्ध को मतलब समाप्त करने के बाद और सारे देश जो छोटे मोटे देश थे वो विकसित नहीं हो पाए, वो बहुत ही आर्थिक स्थिति उनकी खराब थी, वो अच्छे से नहीं बढ़ पाए। इसके कारण से जो दो देश था यूएसएसआर और यूएसए, वो क्या कर रहा, हथियारों को मतलब जुटाना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे में आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी। विचारों की लड़ाई, इसमें दो प्रकार के विचार हो गए। अमेरिका पूंजीपति वर्ग को बढ़ावा देने लगा और जो रूस था वो साम्यवाद को बढ़ावा देने लगा। ठीक है, वह बढ़ाने की होड़, सब कोई अपने में, जो नए नए देश आजाद होकर आ रहे थे उसको अपने में शामिल करने के लिए वह बढ़ने लगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगा, सबको एक में मिलाने का काम शुरू हो गया। पहला विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में हुआ था, जिसमें मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र थे। जो मित्र राष्ट्र में ये मुख्य रूप से फ्रांस, अमेरिका और रूस था, और दूरी राष्ट्र में जर्मनी जैसे देश था। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 के बीच में हुआ। ठीक है, और इसी के बाद ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी जब हार के कगार पे था तो यही से निर्णय लिया गया किसका, जर्मनी को विभाजन करके इन सभी महाशक्तिशाली देशों में बांटे जाने लगा, और वहीं से यह विवाद शीत युद्ध का दौर चालू हुआ। मित्र राष्ट्र में यह शामिल, मतलब मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे, तो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ। ठीक है, मित्र राष्ट्र में ये चार शक्तिशाली जो देश थे। दूरी राष्ट्र में शामिल देश जर्मनी, जापान और इटली। पश्चिमी जर्मनी, मतलब जब जर्मनी का विभाजन किया जा रहा था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो इसमें पश्चिमी जर्मनी किसके अंतर्गत चला गया, तो यूएसएस के अंतर्गत, और पूर्वी जर्मनी किसके अंतर्गत चला गया, यूएसएसआर के अंतर्गत। ठीक है, दोनों को बांट दिया गया था उस समय। अब आगे देखते हैं। अब हम देखने वाले हैं दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। अब विश्व में दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ कैसे हुआ? पूरे विश्व भर में दो महान शक्तिशाली देश थे, इसमें कौन था, अमेरिका और रूस, और दोनों का कैसे ये विश्व भर में इसका विकास होने लगा, फैलाव होने लगा। चलिए, दो महाशक्तियों ने विश्व के अलग अलग हिस्सों पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तिशाली देश, कौन कौन सा, अमेरिका और रूस, अपने विचारधाराओं की लड़ाई के कारण क्या किया, अलग अलग हिस्सों पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। यहीं से दो ध्रुवीयता की शुरुआत हो चुकी थी, और यहीं से क्या हुआ, दो ध्रुव मतलब विश्व दो धुरियों में बंटना प्रारंभ हो गया था। एक कैसा, जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे उसको फॉलो करते थे रूस को, और एक जो पूंजीपति विचारधारा के लोग थे वो यूएसए, इसका मतलब अमेरिका को फॉलो करते थे। ठीक है, दुनिया दो गुटों में बांटी जा रही थी। बंटवारा यूरोप महाद्वीप से शुरू हुआ, जो बर्लिन की दीवार थी। यहाँ बंटवारा कहां से प्रारंभ हुआ था, जो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ और जर्मनी में बर्लिन की दीवार से क्या किया गया, इसका बंटवारा किया गया। एक जो पूर्वी जर्मनी था वो यूएसएसआर मतलब रूस को दिया गया, और जो पश्चिमी जर्मनी था वो किसको दिया गया, यूएसए को दिया गया। ठीक है, दो खेमे बन गए, पूर्वी खेमा और पश्चिमी खेमा। ये दो खेमा बन गया था, कौन कौन सा, पूर्वी खेमा। पूर्वी खेमा में कौन सा आ सकता है, यूएसएसआर जिसको रूस बोला जाता है, और पश्चिमी खेमा में कौन है, यूएसए जिसको अमेरिका कहा जाता है। पूर्वी खेमा सोवियत संघ मतलब यूएसएसआर जिसको रूस बोला जाता है, ये विघटन के बाद रूस ले लिया, ये 15 देशों में क्या हुआ था, विभाजित हुआ था। और पश्चिमी खेमा अमेरिका जिसको यूएसए बोला जाता है, उसमें ये दो गुटों ने बट गया था।
तो हमने जाना कि विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का कैसे प्रारंभ हुआ। सबसे पहले जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ 1945 में, तो 1945 में ही जर्मनी को विभाजित करने के लिए जितने भी शक्तिशाली मित्र राष्ट्र देश थे, उन्होंने ये फैसला लिया जर्मनी को अलग अलग क्षेत्र में बांटने में, और बर्लिन के दीवार से जर्मनी का विभाजन हुआ, और यही से दो महान शक्तियां अपने मतलब सत्ता में आई, और दोनों ने अपना अपना विचारधाराओं की लड़ाई यहीं से प्रारंभ किया, और यहीं से शीत युद्ध का आरंभ हुआ। आगे देखते हैं इससे लाभ क्या हुआ। कह रहे कि शीत युद्ध से छोटा देश को महाशक्तियों में शामिल होने से क्या क्या लाभ हुआ। जैसे जब शीत युद्ध प्रारंभ हुआ था, उसमें जो छोटे छोटे देश आजाद होकर आ रहे थे, वो महाशक्तियों में शामिल होने से क्या क्या इनको लाभ हो रहा था। तो पहला क्या था, सुरक्षा का वादा। सबसे पहले जो बड़े देश थे, बड़े देश में छोटा देश जब तुरंत आजाद होकर आ रहा था, पहले किसी के उपनिवेश था, गुलाम था, उसके बाद जब आ रहा था तो उसको क्या मिल रहा था, बड़े देश में शामिल होने पर, महाशक्तिशाली देश में शामिल होने पर सुरक्षा का वादा मिल रहा था। ठीक है, उसके बाद आर्थिक मदद, वो देश क्योंकि तुरंत वो किसी दूसरे के गुलाम में था, उसके बाद आजाद होने पर उसको दूसरे देशों, जो महाशक्तिशाली देश थे, उसे आर्थिक मदद मिलता था, सैन्य सहायता, उसकी सुरक्षा में भी सहायता दिया जाता था, हथियार जो भविष्य के लड़ने के लिए, भविष्य में मतलब अपनी सुरक्षा के लिए उसको महाशक्तिशाली देशों द्वारा क्या प्रदान किया जाता था, हथियार को प्रदान किया जाता था। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है कि जब शीत युद्ध हो रहा था तो इसमें छोटे देश जब शामिल किया जा रहा था, उसका क्या लाभ था, और किस लाभ के कारण छोटे छोटे देश इन महान शक्तियों देशों में शामिल हो रहे थे। तो कौन सा कारण था, पहला उसको सुरक्षा का वादा दिया जा रहा था, सुरक्षा करने के लिए, दूसरा आर्थिक मदद मिल रहा था महाशक्तियों में शामिल होने के लिए, सैन्य सहायता मिल रहा था, चौथा क्या, हथियार भी उसको क्या किया जा रहा था, सप्लाई किया जा रहा था, आने वाले मतलब भविष्य में कहीं भी उसके साथ अगर युद्ध हुआ तो उन हथियारों का क्या कर सकता है, उपयोग कर सके। ठीक है, आगे देखते हैं। यही ना, ठीक है, रुके हैं ना, नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, देखते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट, क्यूबा अमेरिका के तट से लगा एक छोटा सा द्वीपीय देश था, लेकिन क्यूबा की दोस्ती सोवियत संघ से हुई थी। अब यहाँ पे क्यूबा जो अमेरिका महादेश है, अमेरिका जो उत्तरी अमेरिका महादेश है, उसमें अमेरिका के देश के अंतर्गत वो सटा हुआ एक छोटा सा क्या देश है, जो कहाँ पे लगा हुआ था, लेकिन क्यूबा दोस्ती किससे हो गई थी, सोवियत संघ से हो गई थी। सोवियत संघ उसे कूटनीतिक तथा वित्तीय सहायता देता था। मतलब वो क्या करने लगा कि जो क्यूबा जो उत्तरी अमेरिका के पास था, वहां पे सोवियत संघ ने उससे सहायता करने लगा, उसको दोस्ती करके उसे कूटनीतिक सहायता और वित्तीय सहायता देने लगा। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव क्यूबा को अपना सैनिक अड्डा बनाना चाहते थे। जो यूएसएसआर का नेता था, सोवियत संघ का, रूस का नेता था, कौन, निकिता क्रुश्चेव, क्यूबा को अपना सैनिक अड्डा बनाना चाहते थे, क्योंकि क्यूबा अमेरिका के निकट था और क्यूबा से अमेरिका को अधिक हानि पहुंचाई जा सकती थी। क्यों उसको बनाया जाता था, क्योंकि अमेरिका जो क्यूबा है अमेरिका के नजदीक था, और यूएसएसआर क्या है, वो आक्रमण का मतलब वहां पे जाकर अपना सैनिक अड्डा बनाना चाहता था, जिससे क्या हो सके, क्यूबा से अमेरिका को अधिक हानि पहुंचाई जा सके। क्यूबा से वहां पे रखकर अपना सैनिक अड्डा बनाकर और अमेरिका को ज्यादा से ज्यादा हानि पहुंचाई जाए। ठीक है, उसके बाद 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा पर अपनी परमाणु मिसाइल तैनात कर दी, और वहीं पे क्या किया, क्यूबा में ले जाकर वहां पे परमाणु शक्ति क्या कर दिया, तैनात कर दिया। इसकी खबर अमेरिका को 3 हफ्ते के बाद मतलब पता लगी, और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने ऐसे कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। और ऐसा करने से क्या, अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे जॉन कैनेडी, उन्होंने ऐसा करने से हिचकिचा रहे थे कि हमारे मतलब सर पे क्या आ गया, खतरा आ गया, यहाँ पे रूस ने परमाणु बम मिसाइलें तैनात कर दिए, अगर हम कुछ बोलते हैं तो क्या करेगा, रूस हमारे ऊपर हमला कर देगा। ठीक है, क्योंकि युद्ध होता तो ज्यादा हानि अमेरिका को उठानी पड़ती, क्योंकि अमेरिका के पास में क्या कर गया था, वो चला गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति को इस बात का विश्वास था कि निकिता क्रुश्चेव वहां से अपनी मिसाइल हटा लेंगे, मतलब बात का विश्वास था कि हो सकता हम अगर ऐसा कोई घटना नहीं, ऐसा बात या टिप्पणी नहीं करेंगे तो आसानी से आराम से रूस वहां से अपना मिसाइल को हटा सकता है। कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाली सोवियत जहाजों को रोका जाए, और यह आदेश दिया गया कि जो भी रूस से जहाजें आ रही थी उसको बीच में ही अटलांटिक महासागर में क्या कर दिया जाए, उधर से रोक दिया जाए, जिससे युद्ध का खतरा टल सके। एक समय में यह लगा कि युद्ध होकर रहेगा, यह कोई आम युद्ध नहीं था, और ऐसा लग रहा था कि युद्ध होगा ही,
और जब ये युद्ध होता तो बहुत ही मतलब भयानक युद्ध होता और दोनों महाशक्तिशाली देश जानते थे कि इसका क्या परिणाम हो सकता है। इसी के कारण से ये युद्ध नहीं हुआ, बहुत ही इसका समझौता मतलब क्यूबा मिसाइल संकट को टाल दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, दोनों ने युद्ध टालने का फैसला लिया और दुनिया ने चैन की सांस ली। और फिर दो महाशक्तिशाली देश जानते थे कि अगर हम एक पे आक्रमण करते तो दूसरा हमारे पे आक्रमण करेगा और दोनों शक्तिशाली देश है, बहुत ही ज्यादा नुकसान होता। इसीलिए ये क्या किया गया, क्यूबा मिसाइल संकट को टाल दिया गया। बहुत ही संवेदनशील समय था, इसलिए क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रमुख नेता कौन कौन थे जो इसमें क्यूबा मिसाइल संकट के समय यह नेता थे। कौन? क्यूबा के कौन? फिदेल कास्त्रो, सोवियत संघ के निकिता क्रुश्चेव और अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी। इन्होंने मतलब उसमें अहम भूमिका निभाया था। कौन सा? क्यूबा मिसाइल संकट को टालने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं जापान पर परमाणु हमला। किस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर परमाणु हमला किया गया था। ठीक है, अमेरिका ने जापान के 2 शहर पर परमाणु बम से हमला किया था। पहला देखिए, इसमें अमेरिका ने जापान को 2 शहरों पर मतलब पहली बार परमाणु बम से क्या किया था, हमला किया था। पहला किया था 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ही शक्तिशाली और खतरनाक बम है ये, इसका भयानक विस्फोटक देख सकते हैं। उस समय ये वहां पे जगह था, ये नागासाकी हिरोशिमा का दृश्य है। ठीक है, देखिए कितना मतलब भयानक ये तस्वीर है, कैसे वहां पे बम पे हमला किया गया होगा। 6 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम से हमला किया था अमेरिका ने जापान पे। ठीक है, फिर दूसरा कहां पे कब हमला किया? 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे। ठीक है, इस घटना के बाद अमेरिका की बहुत ही आलोचना हुई। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब ये घटना हुआ, परमाणु बम का घटना हुआ, तो अमेरिका की बहुत ज्यादा ही आलोचना की गई कि मतलब क्यों इस देश में हमला किया गया, जबकि ये देश पूर्ण रूप से समर्पण करने वाला था। किसको? अमेरिका को। ठीक है, आलोचकों ने कहा कि जब जापान आत्मसमर्पण करने वाला था तो ऐसे समय में परमाणु हमला उचित नहीं था। क्या? अमेरिका ने कहा कि जो लोगों ने कहा, आलोचकों ने कहा कि जब जापान अमेरिका को आत्मसमर्पण करने वाला था तो ऐसे समय में परमाणु हमला उचित नहीं था। अमेरिका ने हमले के पक्ष में तर्क दिए। अमेरिका ने कहा कि अमेरिका चाहता था कि दूसरा विश्व युद्ध जल्दी समाप्त हो जाए और आगे होने वाले जनहानि को रोका जा सके। मतलब जब लोगों ने उस पर आदेश दिया, बताया, कहा कि मतलब बहुत ही निंदा की बात है कि ऐसे अमेरिका जापान पे क्या किया, परमाणु बम से हमला कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। तब अमेरिका ने जवाब दिया कि अमेरिका चाहता था कि दूसरा विश्व युद्ध जल्दी समाप्त हो जाए और आगे होने वाली जनहानि को रोका जा सके, इसलिए अमेरिका ने जापान पे क्या किया था, हमला किया था। ठीक है, आगे देखते हैं उद्देश्य इसका क्या था। अमेरिका का इस हमले के पीछे उद्देश्य सोवियत संघ को अपनी ताकत और वश्चर दिखाने के लिए अमेरिका ने ऐसा किया था। इसका मुख्य रूप से एक उद्देश्य ये भी था कि रूस को पता चल जाए कि अमेरिका के पास कितना शक्तिशाली हथियार है, कितना ताकत है। ठीक है, यहाँ पे अपरोध क्या होता है, अपरोध का मतलब क्या है? तो जब दो देश का अपरोध का मतलब क्या है? जब दोनों पक्ष बहुत ही ताकतवर हो और एक दूसरे को बहुत ही नुकसान पहुंचा सकते हो। जब क्या? जब दोनों पक्ष बहुत ही ताकतवर हो और एक दूसरे को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हो, ऐसे में कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा मोल नहीं लेना चाहता है, उसी को क्या बोला जाता है? अपरोध कहा जाता है। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही ताकतवर थे, इसी कारण दोनों के बीच युद्ध नहीं हुआ। ठीक है, कह रहा है कि जब दोनों पक्ष बहुत ही ताकतवर और एक दूसरे को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हो, तो ऐसे में कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा मोल नहीं लेता है, इसी को क्या बोला जाता है? अपरोध कहा जाता है। और अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही ताकतवर थे, इसी कारण से दोनों के बीच युद्ध नहीं हुआ और विश्व युद्ध तीसरे विश्व युद्ध होने से टल गया, विश्व में तीसरे विश्व युद्ध होने से टल गया। ठीक है, आगे देखते हैं नाटो। ठीक है, इतना अगर आपको समझ में आया है, हम लोग कल नाटो से जैसे अब यहाँ पे देखेंगे कि कैसे कैसे अमेरिका अपने मतलब समाजवादी पूंजीवादी विचारधारा को फैलाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए कैसे कैसे चारों तरफ से रूस को किस संगठन द्वारा उसको घेरता है। तो उसमें नाटो, सीटो, सेंटो, नाटो प्लस के बारे में हम कल जानकारी लेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।